नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम अलग अलग थीम्स पर फोकस करते हुए एमएसएमईज को फ्यूचर रेडी बनने में सपोर्ट करते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में हम आज एक बेहद अहम मुद्दे साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करने वाले हैं। एमएसएमईज इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन समय की मांग है कि इसको न केवल सीरियसली लिया जाए बल्कि इसको लेकर जरूरी कदम भी उठाए जाए। साइबर सिक्योरिटी पर 360 डिग्री नजरिया देने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं अखिलेश टुटेजा, ग्लोबल हेड साइबर सिक्योरिटी केपीएमजी इंडिया, डॉक्टर पवन दुग्गल, चेयरमैन इंटरनेशनल कमीशन साइबर सिक्योरिटी लॉ, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर अजय डाटा, चेयर मल्टीलिंगुअल इंटरनेट फिकी, पास्ट चेयरमैन यूएएसजी। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं पवन जी से। पवन जी, जैसे एक तरफ डिजिटल अडॉप्शन को गति मिल रही है, उसी के साथ साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में एसएमईज, जो कि अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, उनका यह मानना रहता है कि दे आर टू स्मॉल फॉर साइबर अटैक्स। आप उन्हें साइबर सुरक्षा की अहमियत के बारे में बता सके, क्योंकि मौजूदा दौर में इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। देखिए, आज अगर एसएमईज का वजूद महत्वपूर्ण होने वाला है तो वो साइबर सुरक्षा की वजह से होने वाला है। आज कोई एसएमई नहीं कह सकता कि साहब मैं आंखें बूंद लेता हूं साइबर सिक्योरिटी को लेकर और मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर आपकी साइबर सुरक्षा प्रबल रूप से सशक्त और सुरक्षित होगी तो आपका वजूद रहेगा, आपकी इकोनॉमिक प्रेजेंस रहेगी और आपकी पैसे बनने की संभावनाएं होगी। लेकिन अगर आपने तवज्जो ही नहीं दी साइबर सुरक्षा को लेकर तो शायद आपका वजूद ही है वो शायद मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग आपको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे। लोग समझ लेंगे कि साहब आप साइबर सुरक्षा को इतना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, तो लिहाजा आप खुद ही एक अनसिक्योर एमएसएमई है। तो इसलिए आप अगर आपको इस तरीके से काम करना है तो शायद कस्टमर्स, क्लाइंट्स, वेंडर्स आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि आज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी रेपुटेशन, आपकी छवि। अगर वो छवि खत्म हो जाएगी या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगी तो संभावित तौर पर आने वाले समय में आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। और दूसरी बात, आज आप एमएसएमई है, छोटी लेवल पे काम करते हैं, आपके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि अगर आपके साइबर सुरक्षा में सेंध लग गई और आपने बैकअप नहीं लिया तो आप सारी चीजों को दोबारा से बिल्ड करेंगे। अगर आपने अपने बिजनेस को प्रोपेल करना है, आगे ग्रो करना है, तो साइबर सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण इंजन होगा जो आपकी ग्रोथ, आपकी जो प्रोग्रेस है उसको आगे लेकर जाएगा। अखिलेश जी, इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, तो फिर एआई के जरिए एमएसएमईज को साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पर कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? एआई के जरिए पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करना और उससे संबंधित बिहेवियर्स का आकलन करना संभव है, आपकी राय? जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में बहुत समय से लाभकारी रहा है। जो लोग ये जानते हैं कि एंटीवायरस कैसे काम करता है, उनको मालूम है कि एंटीवायरस बेसिकली किसी तरीके के पैटर्न्स को सेलेक्ट करता है और ये बताता है हमें कि किस तरह की जो चीज़ है वो ठीक नहीं है और उसको ब्लॉक कर दिया जाए। सो जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। इसी प्रकार से आजकल नए तरीके के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो ये पता लगा सकते हैं कि जिस तरीके का डेटा आपकी कंपनी से जाना चाहिए, अगर सडनली बिल्कुल ही अलग तरह का डेटा जा रहा है कि नॉर्मल बिजनेस की बजाय कोई हैकर आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो वो तुरंत उस पैटर्न को समझ लेते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। सो इस तरह की टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है। समस्या ये है कि लोगों को इनकी जानकारी बहुत कम है। एंड मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारी कंपनियों को ये नहीं मालूम रहता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। तो जब तक आप वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उस तरह के डेटा को नहीं समझ पाएंगे, ये एक समस्या रहती है। अजय जी, एक समय ऐसा भी था जब एमएसएमईज को टेक्नोलॉजी को लेकर हिचकिचाहट होती थी, लेकिन वो अब इसकी अहमियत को समझ चुके हैं, इस तरफ कदम भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी को लेकर जरूरी मेजर्स नहीं अपना रहे हैं। आप मानते हैं साइबर अटैक की सूरत में, जैसे पवन जी जिक्र कर रहे थे रेपुटेशन का,
उसके साथ फाइनेंस को लेकर भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी जैसे मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने कहा है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसको डेफिनेटली एड्रेस किया जाना चाहिए और इसको नॉर्मली एमएसएमई बैक सीट पर डाल देती हैं जानकारी होने के बावजूद भी, क्योंकि वो उसको बहुत बड़ा रिस्क नहीं मानती हैं। और लेकिन जब रिस्क आता है तो वो रिस्क किसी क्वांटिटी में नहीं आता है, रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। $200 बिलियन का मार्केट है साइबर सिक्योरिटी का वर्ल्ड वाइड। ऑब्वियसली ये आप समझिए कि सिक्योरिटी इज ए मेजर इशू बिकॉज इट्स अ लार्ज मार्केट। हैकर्स आर ट्राइंग टू गेट योर मनी, गेट योर डेटा। अल्टीमेटली वो पैसा ही है जो वो आपसे निकालना चाहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे रैंसमवेयर हो, चाहे आपको डेटा थ्रेट करें, चाहे आपका डेटा वास्तव में पैसा निकाल के ले जाएं। ये सब चीजें जो है करनी है। मेरे हिसाब से आपको साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइजेशन देना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करना चाहिए, सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करना चाहिए, बैकअप वगैरह करना चाहिए और अपनी इमेज को जो बहुत तेजी से लूज हो सकती है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे, if your customers gets damaged because of the attack on you, the price could be very high. पवन जी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी का दायरा बढ़ेगा, साइबर अटैक्स का खतरा बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मौजूदा लॉज को लेकर आपका क्या नजरिया है, वो कितने इफेक्टिव हैं? देखिए, भारत के पास आज की तारीख में कोई समर्पित और डेडिकेटेड कानून साइबर सुरक्षा को लेकर नहीं है, जैसे और राष्ट्रों में है, जैसे चीन, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे राष्ट्रों में। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हमारे पास कोई कानून ही नहीं है साइबर सुरक्षा को लेकर। हम लोगों के पास भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000 का, जिसका संशोधन हमने मुंबई आक्रमणों के बाद 2008 में किया था। उस जमाने में हमने साइबर सुरक्षा का एक बहुत ही विस्तार रूप से उसकी एक लीगल डेफिनेशन परिभाषित की थी, वो आज भी रेलेवेंट है। साथ ही साथ कुछ प्रावधान साइबर सुरक्षा के भारत के आईटी एक्ट में डाले थे, वो तमाम सारे स्टेक होल्डर्स पर लागू होते हैं। दूसरी बात, जब आज आप एक एमएसएमई है या इस तबके पर काम करते हैं तो आप अक्सर इंटरमीडिएट की परिभाषा में आ जाते हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में। और कानून आपको बोलता है कि आप ड्यू डिलिजेंस अपनाइए, एक्सरसाइज करिए। धारा 79 आईटी एक्ट में आईटी रूल्स 2021 को भी कार्यान्वित किया जा चुका है 2021 में, जिसके तहत जितने भी एमएसएमई कंपनीज हैं उनको अब इंश्योर करना पड़ेगा कि वो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपनाएं ताकि वो आप अपने आप को ज्यादा सुरक्षित रख सके। साथ ही साथ अब एमएसएमईज को ये भी समझना होगा कि सरकार वक्त वक्त पर अलग अलग डायरेक्शंस लेकर आती है। आईटी डायरेक्शंस 2022 आ चुके हैं जो कहते हैं कि द मोमेंट आपको पता लगे किसी भी साइबर सुरक्षा के ब्रीच के बारे में तो 6 घंटों के अंतर्गत आपको उसे नोडल एजेंसी ऑन साइबर सिक्योरिटी यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया को आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, वरना आप दंडनीय अपराध कमिट करेंगे जिसमें 1 साल की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है। और यही नहीं, 11 अगस्त 2023 से केंद्र सरकार ने एक नया कानून पारित कर दिया है, लागू नहीं हुआ है लेकिन ये कानून बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून 2023, इसमें भी आपको साइबर सुरक्षा के प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो तैयार हो जाइए, आप पर 250 करोड़ रुपए तक का फाइन हर्जाना लगाया जा सकता है प्रति कॉन्ट्रीवेंशन। 250 करोड़ ऐसी बड़ी फिगर है कि कोई भी एमएसएमई कंपनी को आउट ऑफ मार्केट, आउट ऑफ लिक्विडेशन ले जाए। अभी तक हम बात करते थे रोटी कपड़ा मकान की, अब हम बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट और साइबर सुरक्षा की। तो उतना ही महत्व इस साइबर सुरक्षा को जरूर दीजिए। पवन जी, आपने जैसे जिक्र किया है कि 6 घंटे के अंदर साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया जाए, हम आपके पास लौटकर आते हैं, पर उससे पहले अखिलेश जी, आप अभी अवेयरनेस की बात रख रहे थे। इसको लेकर किस तरह के सपोर्ट और हैंड होल्डिंग की जरूरत है? क्योंकि जैसे हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, स्मॉल बिजनेसेस की भूमिका खास रहने वाली है और ये यूनिट्स
साइबर रिस्क को हैंडल करने में पूरी तरह तैयार नहीं है। अवेयरनेस की प्रॉब्लम बहुत समय से रही है और काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं की जा सकी है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जैसे-जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी तरीके से नए तरीके के क्राइम क्रिएट हो रहे हैं। कोई भी नई तरीके की कैपेबिलिटी, फंक्शनैलिटी आती है सिस्टम में, उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सो ये तो हम सब जानते हैं कि चोर पुलिस से थोड़े आगे रहते हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि नई-नई तरीके की क्राइम की खोज होती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है और उसके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलना एक अपने आप में मुश्किल है। दूसरी बात ये है, जैसा कि दादाजी ने बताया कि बहुत सारे लोग साइबर सिक्योरिटी की मांग करते हैं, पर उतने लोग मार्केट में अवेलेबल हैं नहीं। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और फिर भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है अच्छे लोगों की, और इसी वजह से कभी-कभी एमएसएमई उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जो लोग अवेलेबल हैं वो बहुत महंगे हैं और उनके पास इतने पैसे खर्च करने के होते नहीं। सो ये दो कारण हैं, एक तो टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है और दूसरा जो लोग हैं वो बहुत बिजी हैं और बहुत महंगे हैं। तो उसको हटाने के लिए 2-3 चीज़ें की जा सकती है। सबसे पहली बात आपने की इकोसिस्टम की। तो हमें ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे सभी अपने आप अपनी सुरक्षा ना करें, बट कुछ लोग मिल करके अपनी सुरक्षा करें। तो उसमें मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि लोगों को कई बार बहुत गलतफ़हमी होती है इस बारे में कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है या जो क्लाउड स्टोरेज है, उससे रिस्क बढ़ सकता है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी अच्छे क्लाउड कंपनी के पास जाएँगे, तो एक्चुअली आपका साइबर सुरक्षा बढ़ जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि क्लाउड, अच्छे क्लाउड, नॉट सभी तरह क्लाउड, अच्छे क्लाउड जो कि बड़ी कंपनियों के द्वारा मैनेज की जाते हैं, जिनके पास खुद अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी है, अगर आप उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आपकी साइबर सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। आई थिंक मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि एज़ पवन जी ने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट और साइबर सुरक्षा, ये सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए। ये एक टॉपिक है जिसको हम एडवांस एजुकेशन पे नहीं छोड़ सकते। तो सभी स्कूलों में जैसे हम टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं आजकल, साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ानी चाहिए, ताकि थोड़े टाइम में हम काफ़ी लोगों को इस फील्ड में ला सकें। एंड तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी काम कर रही है, जो कि इस सब्जेक्ट में लोगों को ट्रेन कर रही है। सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जो कि पुलिस को ट्रेन कर रही हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एमएसएमई को भी अपना वक्त दे सके और उनको अच्छे से ट्रेन कर सके। पवन जी, ऐसा देखा जाता है कि साइबर क्राइम की सूरत में विक्टिम्स को कुछ समय के बाद ही पता चल पाता है। ऐसे में साइबर अटैक की सूरत में उद्यमी को इमीडिएटली क्या करना चाहिए? आप 6 घंटे में रिपोर्ट करने की बात कह रहे थे, उस पर भी क्लैरिटी दे सकें। देखिए, कानून आपको ये नहीं कहता कि तुरंत तब रिपोर्ट करिए जब एपिसोड हुआ है। कानून कहता है जब आपको पता लगे उसके 6 घंटों में आपको रिपोर्ट करना है। आपको ये देखना है कि आपकी लेवल ऑफ एक्सपोजर कितना हुआ है। अगर तो कंटिन्यूइंग इन्फेक्शन चल रही है तो तब तो पहले इन्फेक्शन का जो स्रोत है उसको बंद करना है। तीसरी बात, हमें अपने बैकअप पर देखना, हमारा बैकअप कितना पुराना है, बैकअप है भी या नहीं है। अगर है तो बैकअप की वजह से हम चीजें रिस्टोर कर पाएंगे। बैकअप ही ना हो पाया तो फिर तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से इस कुएं में धंसते चले जाएंगे। चौथी बात, हमें ये भी देखना है कि हम किस तरीके से अपना रेपुटेशन रिस्क को कम से कम करें। इसलिए जरूरत होगा कि आप ध्यानपूर्वक जब दुनिया के साथ, मीडिया के साथ कम्युनिकेट करें तो आपके मैसेजेस सही दिशा में होने चाहिए। छुपाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, लेकिन सब चीजों का खुलासा भी एक साथ नहीं होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वेकअप कॉल्स होंगी इस तरह के एपिसोड्स। एक सर्वे बताता है कि भारतवर्ष में नॉर्मली किसी भी संस्था को लगभग 9-9.5 महीने बाद ही पता लगता है जब एपिसोड हो चुका होता है कि साहब हमारे यहाँ कोई एपिसोड साइबर सुरक्षा का सेंध का हुआ था। अजय जी, एमएसएमईज फॉर्मलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आगे भी आ रहे हैं, वहीं डिजिटल पेमेंट्स का चलन भी देखा जा रहा है। ऐसे में फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एसएमईज डोमेस्टिक के साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी योगदान दे रहे हैं। उद्यमी इफेक्टिव के साथ अफोर्डेबल विकल्प चाहते हैं और लिमिटेड बजट्स की बात रखते हैं। आपकी राय? हर लॉगिन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए, कम से कम 2 स्टेप का ऑथेंटिकेशन हो। एक बेसिक चेक बन जाता है
पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग रखें, वीक ना रखें, किसी से शेयर ना करें, अपना इंटरनेट जो है वो प्रोटेक्टेड रखें, अपने सर्वर को प्रोटेक्टेड रखें, सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें। पेमेंट से रिलेटेड मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है जो हम लोग भी फॉलो करते हैं, वो है कि आपके खुद की कंपनी के या फर्म के 2 बैंक अकाउंट रखें। एक में जहां से रिसीवेबल्स आएगा, सारा पेमेंट आएगा कस्टमर से, और एक से आप पेमेंट करेंगे। उसका ये फायदा होता है कि जो पेमेंट आता है वो आपका एक्सेसिबल नहीं होता है ऑनलाइन, उस पर नेट बैंकिंग नहीं है। यू ऑलवेज ट्रांसफर द मनी वाया ऑफलाइन मीडियम फ्रॉम दैट बैंक टू दिस बैंक फॉर द पेमेंट्स टू बी मेड टुडे। उसका ये फायदा होता है कि जिस बैंक से पेमेंट हो रहा है, जो मार्केट में एक्सपोज्ड है, जिसके ऊपर नेट बैंकिंग है, even after two-factor authentication, even after your entire protection and the policies, if it gets under the attack, you have no money in that bank account. That is one very important part. Second part is employee training. मुझे ऐसा लगता है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर करानी जरूरी है, और आजकल एक्सपर्ट्स तो एक तरफ हैं ही, बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप बेसिक कॉमन सेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, चैट जीपीटी, जेमिनी के जरिए भी आप पूछेंगे कि मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए मेरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको मिल जाएंगे। और एक बेसिक आईटी वाला बंदा भी आपको थोड़ा बहुत बता देगा। रादर माय अप्रोच इज हैविंग जीरो हैव समथिंग, कि फिशिंग अटैक के जरिए मैक्सिमम अटैक्स होते हैं। मतलब आप खुद ही कहीं ना कहीं अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं किसी न किसी बहकावे में आकर के, ओटीपी शेयर कर देते हैं किसी किसी प्रलोभन में आकर के। मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ, कोई भी कॉल, कोई भी ईमेल जो आपको करोड़पति बनाना चाहती है वो फेक है। तो अखिलेश जी, कई बार एसएमईज जरूरी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी रिस्क में रहते हैं, क्योंकि सप्लाई चेन के दूसरे प्लेयर्स साइबर सुरक्षा को लेकर कदम नहीं उठा रहे हैं। वहीं ऐसा भी देखा जाता है कि एसएमईज जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड हैं, वो जरूरी स्टेप्स ना लेकर बड़ी कंपनियों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इसके गणित को आप समझा सकें। आपके आसपास के लोग या जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, वो अगर ठीक से सुरक्षित नहीं है तो वो असुरक्षा आप पे भी आएगी, क्योंकि आप उसी इकोसिस्टम से कनेक्टेड हैं। पर जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम में जुड़ जाते हैं और आप उनके या तो सप्लायर हैं या उनके किसी और तरीके के सर्विस प्रोवाइडर हैं, तब जो अटैकर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि बड़ी कंपनी को अटैक करना बहुत मुश्किल है, बट आपके थ्रू हम जाकर के एक बैकडोर के थ्रू बड़ी कंपनी को अटैक कर सकते हैं। तो यदि आप छोटे एमएसएमई हैं पर आपके जो क्लाइंट्स हैं बहुत बड़े बैंक्स हैं या बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं या बहुत बड़ी रिटेल कंपनीज हैं, तो जो हैकर्स हैं वो आपके थ्रू एक बैकडोर बना करके, एक तरह की टनल बना करके आपके थ्रू उन बड़ी कंपनी पे अटैक करेंगे, क्योंकि उन बड़ी कंपनीज ने आपको एक्सेस दी है। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आज बात हो रही है साइबर सिक्योरिटी पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज जायजा लिया जा रहा है साइबर सुरक्षा का। हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश टुटेजा, डॉक्टर पवन दुग्गल और डॉक्टर अजय डाटा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पवन जी, साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार भी कदम उठा रही है, आप पॉलिसी सपोर्ट पर और क्या कहना चाहेंगे? सरकार को अभी और साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से रेजिलिएंट और सुरक्षित बनाने में कदम उठाने होंगे। भारत को आवश्यकता है एक डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून की। जब तक कानून नहीं आता, केंद्रीय सरकार के पास पावर्स हैं सेक्शन 79 और 87 आईटी एक्ट में कि वो विभिन्न प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए। कुछ रेगुलेशंस आ गए हैं, कुछ और आने बाकी हैं। लेकिन अगर आप एमएसएमई हैं तो कृपया समझ लीजिए कि आपका भविष्य साइबर सुरक्षा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। प्रोएक्टिवली कंप्लाई करें कानून के प्रावधानों का, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स, टेक्निकल मुद्दों पर ध्यान दें, सबूत अपने पास रखें ताकि आने वाले समय में आप बता सके कि साहब मैंने कानून का पालन किया है। अजय जी, आप पॉलिसी सपोर्ट पर क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से मेरी एक्सपेक्टेशन है
a direct tax incentive for cyber security plan for MSME and mandatory standards for maintaining a standard by for every company and firm which gets registered in the country. हमको डिजिटल इंडिया के साथ में डिजिटल इंडिया तो चाहिए ही, सिक्योर्ड इंडिया भी चाहिए, and for that we need to have a cyber force also in the country, which is like army in the country, so that we are protected and not everybody in the country need to worry about basic level of security. That's my addition to that. Skill development के मामले में public private partnership between government, industry, academia is required, and training programs are required, very critical for everybody. Certificate programs are required, continuous learning is required. We need to ensure a separate program for cyber security for them, directly dedicated to them. They are a handful of people, not in millions. So we need to really worry about that whomsoever is really transacting in foreign currency and transacting into multiple currencies, and they are subject to risk because you have the access from foreign countries in your systems if you are partner with somebody or a collaboration with somebody or joint venture. अखिलेश जी, आने वाले दिनों में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की काफी मांग रहने वाली है। इंडस्ट्री को एकेडमिया के साथ मिलकर काम करना होगा। आपका एकेडमिया के लिए क्या मैसेज होगा? बहुत ज़रूरी होगा एकेडमिया को भी अपने आप को अपग्रेड करना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है, जो क्रिमिनल्स हैं और जो साइबर सिक्योरिटी का एडवांटेज लेते हैं वो उतनी ही तेज़ी से सीख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी को एक इंटीग्रेटेड करिकुलम का पार्ट करना होगा, और वो स्कूल से ही शुरू करना पड़ेगा। स्कूल से ही बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत जल्दी से टेक्नोलॉजी को खुद यूज़ करना शुरू कर देते हैं और वो अपने आप में भी काफ़ी एक्सपोज रहते हैं। दूसरी बात, हमें जो टीचर्स और एजुकेटर्स हैं उनके लिए भी ये प्रावधान रखना पड़ेगा कि उनको भी कैसे हम अपग्रेड करते रहें। और तीसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को कि जो साइबर सिक्योरिटी है ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और सिर्फ उन्हीं को सीखने की ज़रूरत है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें टेक्नोलॉजी से बियॉन्ड और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स की संख्या बढ़ानी है तो हमें सब तरह के कोर्सेज में साइबर सिक्योरिटी को अपनाना होगा। तो एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि जहां एमएसएमईज नई संभावनाओं को टैप करने के लिए कदम उठाएंगे, वहीं साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी जरूरी मेजर्स अपनाएंगे। साइबर सुरक्षा पर इस खास सेशन में हमें ज्वाइन करने के लिए अखिलेश टुटेजा, ग्लोबल हेड साइबर सिक्योरिटी केपीएमजी इंडिया, डॉक्टर पवन दुग्गल, चेयरमैन इंटरनेशनल कमीशन साइबर सिक्योरिटी लॉ, और डॉक्टर अजय डाटा, चेयर मल्टीलिंगुअल इंटरनेट फिकी, पास्ट चेयरमैन यूएएसडी, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।